नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे आजादी की। जी हां, आजादी की। कल हम अपनी 74वीं आजादी की वर्षगांठ मनाएंगे, एक और वर्षगांठ, एक और आजादी का पर्व। लेकिन असल आजादी क्या होती है? आप कहेंगे असल आजादी रोटी कपड़ा और मकान मुझे मिल जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, अपने माता पिता अपने परिवार वालों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकूं, एक जिम्मेदार नागरिक बन सकूं। आजादी का दरअसल यही मतलब है, सही मायने आजादी के यही है। और सही मायने में आजाद होने के लिए और इन चीजों को पूरा करने के लिए, इन्हें हासिल करने के लिए आपको एक अदद नौकरी की जरूरत होती है। नौकरी के बिना, अपनी रोजी रोटी के बिना आप रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो रोजगार सबसे अहम जरूरत है किसी भी आजाद मुल्क के आजाद नागरिक को। लेकिन क्या हम बेरोजगारी की, रोजगार की बात भी करते हैं? और यह संकट काल है, यह संक्रमण काल है। इस कोरोना काल में सबसे बड़ा खतरा स्वास्थ्य से अलग अगर आप करके देखें तो वो है नौकरियों का। नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, नौकरी जा रही है, दिहाड़ियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं। नए रोजगार सृजित करने की तो बात बहुत दूर की है। वो जो वादा था ना सरकार का कि 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे हर साल, तो 6 साल में 12 करोड़ रोजगार सृजित किए जाने थे। लेकिन इस कोरोना काल में 12 करोड़ नौकरियां चली गई, किसी ने उफ तक नहीं की। हालांकि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे अनलॉक हुआ है तो माहौल बदला है, लगभग 9 करोड़ रोजगार वापस आ गए, तो स्थिति थोड़ी सुधरी। लेकिन जो आए भी हैं रोजगार, क्या वही नौकरी वापस मिल गई? वही कमाई, वही आमदनी आपको वापस मिल गई क्या? या आप 20-30 हजार रुपए कमा रहे थे तो आज 8-10 हजार रुपए कमा रहे हैं? 70-80 हजार लाख रुपए की आपकी नौकरी थी तो 50 हजार की नौकरी करने पर आप मजबूर हैं। अब इसको लेकर सरकार कोई आंकड़े जारी नहीं करती है। रोजगार को लेकर सरकार चुप है। केंद्र सरकार ने कई सालों से रोजगार का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। एक संस्था है जो लगातार रोजगार के आंकड़े जारी करती है, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और इन्होंने जो आंकड़ा जारी किया था, और ये ऐसा नहीं है कि संकट काल में ही, कोरोना काल में ही नौकरियां चली गई। इस कोरोना काल से पहले भी 45 साल पहले हमने बेरोजगारी का आंकड़ा, रोजगार का आंकड़ा मापना शुरू किया था। तो कोरोना काल से पहले ही यह आंकड़ा, बेरोजगारी का आंकड़ा 6.1% पर पहुंच गया था, 45 साल के सबसे उछले स्तर पर। और कोरोना काल में यह आंकड़ा 27.1% तक भी गया। यह 3 मई का मैं आंकड़ा, CMIE का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। और ताजा आंकड़ा क्या है? 8.67%। 8.67, 6.1 से भी बहुत ऊपर है। तो ये 45 साल का अब भी सबसे ऊंचा आंकड़ा है। आप कहेंगे अरे 27 से तो नीचे आ गया। बिल्कुल नीचे आ गया, लेकिन इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। वो दिहाड़ी मिली तो कैसी मिली, नौकरी मिली तो कैसी मिली। कहने को नौकरी है, लेकिन पहले जैसे हालात हैं क्या? और नए रोजगार सृजित हुए हैं क्या? ग्रामीण इलाकों में लग रहा था मनरेगा है, 60,000 करोड़ रुपए की मद थी, 40,000 करोड़ और दे दिए गए, वहां पर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कटाई भी चल रही थी, बुआई भी हो रही थी। लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में 8.37% हो गई है बेरोजगारी दर, जो एक हफ्ते पहले 6.5% थी, यानी कि 1.25% का जंप आ गया है। तो गांव में हालात बुरे होने लगे हैं, और शहरों में तो हालात पहले से ही बुरे थे। 9.31 पर शहरी बेरोजगारी दर थी। अलग अलग राज्यों का भी मैं जिक्र करने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभी तक हम रोजगार को बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इस पर सरकार खुलकर बोलती क्यों नहीं है? आंकड़े जारी क्यों नहीं किए जाते हैं? रोजगार कितने सृजित किए गए, उस बात को टालकर खुद मुख्तार, आत्मनिर्भर बनने की बात क्यों होने लगती है?
पकौड़े तलने की बात क्यों होने लगती है, पान लगाने की बात क्यों होने लगती है? मैं डिग्निटी ऑफ लेबर के खिलाफ कतई नहीं हूं, पकौड़े भी तलिए, आजीविका के लिए ये करना पड़ता है, लेकिन एक बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम वो पान लगाए या पकौड़े तले, क्या उसे आप रोजगार मानेंगे? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कल लाल किले से मिलेगा बेरोजगारी से आजादी का मंत्र, और बेरोजगार कब बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा। बहुत मुद्दे हैं इस देश में, चीन, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगार युवक सड़क पर जो घूम रहा है या जिसकी नौकरी चली गई, वो मुद्दा क्यों नहीं बनता है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थव्यवस्था के अच्छे खासे जानकार हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मेरे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं और खुद प्रोफेसर हैं, अजय आलोक युवा चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, प्यार से इन्हें मैं जीएसटी कहता हूं, और अमित बसोले, प्रोफेसर अमित बसोले, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बेरोजगारी के आंकड़ों पर ये काफी रिसर्च करते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बेरोजगारी एक समस्या है कि नहीं है? देश में बेरोजगारी समस्या थी, है और आने वाले समय में भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत बड़ी है और उस तरह की जो रोजगार की जगह हम कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझेंगे, जैसे आपने अपने रिमार्क में कहा था कि डिग्निटी ऑफ लेबर, तो अगर हमारे युवा लोग केवल ये सोचेंगे कि मुझे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के टाई पहन के कंप्यूटर पे काम करने को सबकी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो वह संभव नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई भी नहीं दे सकता, पहले भी नहीं दे पा। अगर शुरू से हमारे यहाँ पे अगर ध्यान दिया गया होता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तब तो कुछ स्थिति अच्छी हो सकती थी। लेकिन आज जो पूरा समय हमने पीछे देखा, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी तरह से नकारा गया था। तो मतलब गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप सीधे कॉर्पोरेट निजी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल ये, तो 6 साल पहले आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे हर साल, मतलब 12 करोड़ रोजगार मिलते, वो जुमला था। आप ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि रोजगार की जो आप बताना चाह रहे हो, जनता को भ्रमित करना चाह रहे हो, मैं भ्रमित कर रहा हूं। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो नहीं है रोजगार की। नहीं, मैं सरकारी की बात नहीं, वो कौन से 2 करोड़ रोजगार किस किस क्षेत्र में सृजित किए जाने थे, कितने किए, ये बता दीजिए गोपाल बाबू। तो 15 करोड़ तो मुद्रा लोन दिए सरकार ने, 15 करोड़ में से लगभग 60% नए लोन है। तो नए लोन में अगर आप एक भी सृजन मानते हैं, 1 या 2, तो भी लगभग 8-9 करोड़ नए लोन दिए गए। पिछले रिन्यूअल की भी बात आप मान लें। उसके अलावा जो नए इकोनॉमी में कई तरह के जो काम है। अच्छा, ये लोन, एवरेज लोन कितना दिया गया एक आदमी के खाते में? एवरेज लोन कितना आया? 50,000 के करीब। 46,000। हाँ, आपने लगभग ठीक आंकड़ा दिया। 46,000 रुपए में रोजगार चल रहा है सबका। एक बार 46,000 रुपए मिल गए और रोजगार सृजित हो गया, मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं? नहीं, 10 लाख भी है और नीचे का भी है। एवरेज की बात कर रहा हूं ना मैं, तो 46 से नीचे भी है, 10,000 वाले भी हैं, मतलब 10,000 में रोजगार सृजित हो जाता है। ये तो केवल मुद्रा लोन है। और एमएसएमई को कितने लोन दिए हैं, नाबार्ड को किस तरह से, मतलब लोन मेला के जरिए रोजगार सृजित किए जा रहे हैं, नौकरियां दी जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं? स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट यहाँ बता दूं कि रोजगार की जो हमारी डेफिनेशन है वह स्वरोजगार को लेके है। और जो लोग इसके ऊपर गलतफहमी फैलाना चाहते हैं, वो कहते हैं नौकरियां, सरकारी नौकरियां तो पिछले 10 साल से एक भी मॉरेटोरियम था, कोई सरकारी नौकरी पिछले सरकारों 10 साल। तो मतलब 6 साल पहले 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल का जो वादा कर रहे थे आप, दरअसल स्वरोजगार कह रहे थे कि आपको लोन दे देंगे, काम करना शुरू कर दो। सब में एनिमल स्पिरिट्स जगा रहे थे कि सब एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, अब सब इस देश में अंबानी अडानी बनेंगे। नहीं, अंबानी अडानी नहीं बनेंगे। वो साइकिल भी चला, रिक्शा भी चलाएगा और
पान की दुकान भी लगाएगा और वह टैक्सी भी चलाएगा, वह छोटी छोटी दुकानें भी करेगा, और वह लघु उद्योग, कॉटेज उद्योग, गृह उद्योग, हैंडलूम, क्लस्टर डेवलपमेंट। केवल एक बात थोड़ी है, आप क्लस्टर एमएसएमई सेक्टर का कितना बड़ा हम लोगों ने पुश किया है, तो मतलब जो ये 45 साल के अब भी सबसे ऊंचले स्तर पर है बेरोजगारी, वो 27 तक भी गई। और मैं पूरे आंकड़े देता हूं, 12 करोड़ लोगों की रोजगार गए, 9 को मिल गए। पर तो कल क्या, एक मिनट अभी उस पर भी आएंगे। पर कल लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, बेरोजगारी पर भी बात करेंगे क्या? कुछ करनी चाहिए। प्रधानमंत्री किस पे बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि हम लोग इस समस्या को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यह गलत है। अच्छा, बेरोजगारी के लास्ट आंकड़े कब जारी किए थे आपने, सरकार ने कब जारी किए गोपाल बाबू? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी की क्या है कि बेरोजगारी का जो सर्वे होता है वह जो उसमें जो कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस है, उस चीज को हमें समझना चाहिए। आपके पास तो जैम है, जनधन, आधार, मोबाइल, एक एक आदमी का डेटा है सरकार के पास। आपको ये डेटा नहीं, लोगों को कितनी नौकरी दी गई, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं देश में, सरकार को ये मालूम नहीं, आप ये कह रहे हैं। तो आपको मुद्रा लोन का आपको हम डेफिनेशन दे रहे हैं, मुद्रा लोन की संख्या दे रहे हैं, तो आप कह रहे हो ये तो रोजगार नहीं है, तो फिर कैसे आपकी हमारी संख्या मिलेगी? अच्छा, संख्या नहीं मिलेगी, सरकार आंकड़े जारी नहीं करेगी, बस आपने मुद्रा लोन दे दिए तो ये मान लिया जाए ये नौकरियां हो गई, पर सरकार नहीं बताएगी कितनी नौकरियां दी गई या देश में बेरोजगार कितने हैं। बेरोजगारी की दर जारी करने की जरूरत नहीं। 6.1 की जो फिगर भी आई, 6 महीने बाद आई, 2 आदमियों को इस्तीफा देना पड़ गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, तो वो खुद मान रहे हैं कि ये जो सर्वे होता है ना संदीप जी, जो सर्वे है और संख्या है, उसको मैनिपुलेट करने की बहुत लोगों की प्रवृत्ति चल गई। सर्वे होता है, लिमिटेड एक्सेस होती है। सर्वे कभी भी पूरा सारा डेटा कलेक्ट नहीं करता। तो जब अलग अलग जगहों पे सर्वे होते हैं, आपको ये पता लग जाता है कितने लोगों को गैस कनेक्शन दिए, कितने शौचालय बनाए, कितने घर बनाए, ये हर आंकड़े सरकार के पास हैं। पर कितने लोग बेरोजगार हैं देश में, सरकार उसका आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करेगी। आपको अजीब नहीं लगता? आप तो अर्थशास्त्री हैं गोपाल बाबू। नहीं, तो हम तो बता रहे हैं ना कि आप डेफिनेशन में ये डिफरेंस है। जो हम लोग कह रहे हैं कि स्वरोजगार को भी रोजगार मानो, कुछ लोगों ने पहले से स्वरोजगार को भी रोजगार मान लिया। चलिए, बेरोजगारी की दर कितनी है, सरकार ने आंकड़ा जारी किया या सीएमआई के आंकड़े बताते हैं? फिर प्रॉब्लम इसीलिए तो प्रॉब्लम हो गई। इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारा है, जब विमुद्रीकरण और जीएसटी के कारण इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर के तरफ लाए, तो उसको लोगों ने कहा कि ये जो फॉर्मलाइजेशन है, या आप इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोजगार सृजन नहीं मान सकते। तो यह जो डेफिनेशन की प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण पुराने ढर्रे पे जो चल रहे थे। ठीक है, तो आप डेफिनेशन, परिभाषा की प्रॉब्लम बता रहे हैं। एक मिनट, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, आपको ये बात समझ में आती है? मतलब बेरोजगारी के आंकड़े जारी नहीं होंगे, हमने 15 करोड़ मुद्रा लोन जारी कर दिए, स्वरोजगार दिया जा रहा है, तो क्यों पूछ रहे हो सवाल रोजगार का? रोजगार मुद्दा ही नहीं है। देखिए, इन्होंने अपने को एक्सपोज कर दिया गोपाल जी ने अभी, जब ये कहते हैं कि परिभाषा की समस्या। इन्होंने सिर्फ परिभाषाएं बदली है, ये असली डाटा नहीं देंगे। अगर ये कहते हैं कि इन्होंने मुद्रा लोन लिए, तो ये ऑडिट खुद करा लेना, सरकार ऑडिट कराए ना उन मुद्रा लोन का। इन्होंने ऑडिट ही बंद कर दिया। इन्होंने ऑडिट जब बंद कर दिया तो उससे सरकार की मंशाएं साफ हो गई। दूसरी बात, जो ये बात कह रहे हैं कि इतने रोजगार दिए, पहली बात आपने बिल्कुल सही कही कि 12 करोड़ लोग को इन्होंने 6 साल में नौकरियां दी नहीं। सरकारी नौकरियों पे इन्होंने मॉरिटोरियम लगा दिया। जो रिटायर होता है उसके बदले आप अपॉइंट ही नहीं कर सकते। ये ठेके पे अपॉइंट करने की बात करते हैं। ठेके पे अपॉइंट करने की बात करते हैं, वो 12 घंटे की ड्यूटी लेता है ठेकेदार उस लेबर से, और उसको पेमेंट करता है 8 घंटे की, वो भी पूरी नहीं करता। लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है, चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो छोटे छोटे दुकानदारों को। मैं कहता हूँ कहीं मत जाओ, दिल्ली के 4 होलसेल मार्केट चले जाओ, यूसुफ सराय, खारी बावली, फतेहपुरी,
और क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर दिनेश वार्ष्णेय 1 मिनट रोकूंगा। आपने दिल्ली की बात की ना, ये तो मैं पूरे देश की बता रहा हूं और इन आंकड़ों पर भी अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। अमित बसोले को खास इसीलिए मैंने आज न्योता दिया है। 8.67% बेरोजगारी दर है पूरे देश की, 9 अगस्त तक का ये आंकड़ा है। दिल्ली की बेरोजगारी दर 20.3% है। दिल्ली में से हर 5 में से 1 आदमी नौकरी मांगता घूम रहा है सड़कों पर। ये देश के दिल, देश की राजधानी का हाल है। बिल्कुल संदीप जी, आप जिस दुकान में पहले 2 कर्मचारी होते थे, नोटबंदी के बाद 8 से 2 रह गए, अब 2 भी नहीं है। दुकानें बंद होती जा रही हैं जो खुल रही थी, सिर्फ खाने पीने की थोड़ी बहुत दुकानें खुल रही हैं। आप गणेश मेले चले जाओ, कुत्ते घूम रहे हैं वहां, कुत्ते। और सिर्फ दुकानों की बात नहीं है, जो नौकरी कर भी रहे थे, जिसकी नौकरी चली गई, वापस मिल भी गई तो कम पैसे पे मिली है, और तनख्वाहें कितनी कट रही हैं वो तो इस डेटा में फिगर ही नहीं कर रहा है दिनेश वार्ष्णेय। 30 से लेकर 60% तक सैलरी कट है लोगों का। सर्विस सेक्टर में 30 से 60% तक सैलरी कट है। जी, बात जारी रखिए अपनी। 30 से लेके 60% तक सैलरी कट है, चाहे वो दुकान का सर्विस वाला हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हो, चाहे किसी का हो। सबने महामारी को जो है एक अपॉर्चुनिटी बना के लोगों की तनख्वाहें घटा दी। 30 से लेके 60%। इवन टीचर्स को भी सैलरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट स्कूल के टीचरों को, और भी सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही, सैलरीज नहीं मिल रही। दूसरी बात मैं एक और बता देता हूँ, सिर्फ सैलरी कट नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या शैतानियां की हैं हम, कि पुराने लोगों को निकाल के नए लोग अपॉइंट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियां। क्योंकि पुराने की तनख्वाह ज्यादा थी तो उन पर बर्डन लग रही थी उनको, तो उन्होंने नए की कर दी। और जहां तक ये गोपाल जी एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई का तो इन्होंने बंटा डाल कर दिया था नोटबंदी का ही समय। अब तो एमएसएमई मर के लिए ये कल गाड़ी ले ले, मैं ले लूं, और आप अपना टीवी कैमरा संदीप जी साथ लेके चलते हैं। पहले मनेसर के रास्ते चलते हैं, फिर दूसरी बार पानीपत की ओर चलते हैं, तीसरी बार बुलंदशहर रोड की ओर चलते हैं। सारे एमएसएमई सेक्टर का सर्वे करते हैं, हर दूसरी फैक्ट्री बंद पड़ी है। मैं तस्वीरें वो दिखा रहा हूँ, मैं मजदूरों की भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक मिनट अजय आलोक, मैं मजदूरों की भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मजदूरों ने पलायन किया, अब वो पुरानी कहानी हो गई। कटाई चल रही थी, बुआई का भी टाइम आ गया, बुआई भी हो गई। आज की तारीख में जो ग्रामीण इलाकों में लग रहा था रोजगार है, मनरेगा के तहत काम मिल गया, बुआई कटाई का काम मिल गया, अब जो लोग पलायन कर रहे थे वो वापस आने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि वहां पर मनरेगा इज ऑल्सो हिट अ वॉल। अब वो दीवार खड़ी हो गई और कोई काम ही नहीं है। अभी मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा हूं, गलत पिक्चर तो पेन नहीं कर रहा हूं। हाँ, कितना सच बोला कितना झूठ बोला बताइए। आप तो सत्य बोल रहे हैं। हाँ। आप ये भी बोलिए कि यहाँ पे बिहार की बात बताता हूँ ना, यूपी की बात बताता हूँ, क्योंकि दोनों स्टेट को देखता हूँ मैं। यहाँ पे जितने फैक्ट्री मालिक थे, जितने कामगार लोग थे, चाहे तमिलनाडु के हों, केरला के हों, मुंबई के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा के हों, स्पेशल बसेस भेज रहे हैं, स्पेशल ट्रेन करवा रहे हैं श्रमिकों को ले जाने के लिए, क्योंकि उनकी फैक्ट्री वहां बंद हो गई थी। डबल तनख्वाह भी दे निकलने के ऑफर देके बुलाया जा रहा है। स्पेशली कारगिल में काम करने के लिए झारखंड से 300 मजदूरों को ले जाया गया, नेशनल न्यूज बना था। इसलिए अर्थ सत्य मत बोलिए। आइए अब इसमें मुद्दा पे। मुद्दा ये है कि अभी ये कह रहे थे वार्ष्णेय साहब, एक तो मैं कम्युनिस्टों को हाईली एंटी नेशनल मानता हूँ, क्योंकि ये देश का मनोबल बढ़ाने का काम नहीं करते। देश का मनोबल, हाँ, देश का मनोबल बढ़ाने का ठेका आप लोगों ने ही लिया है। कोई थोड़ी सी भी आलोचना कर दे वो देशद्रोही हो गया। अब बीच में आप मत बोलिए, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं क्योंकि ये इस तरह के निजी कमेंट्स नहीं अपने प्लेटफॉर्म पर अलाउ करता हूँ। मैं कम्युनिस्टों के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, आप अपनी बात करिए। के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ। एक तरफ कहते हैं प्राइवेट स्कूल के टीचरों को ये तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, इनकी तनख्वाह काट दे रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल कोई भी बच्चों से फीस नहीं ले रहा है, इसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के पीरियड में फीस नहीं लेंगे। जब फीस नहीं लेंगे तो तनख्वाह कैसे देंगे? इकोनॉमी कोई एक चीज से रिलेटेड नहीं होती है, हर जगह से रिलेटेड होती है। मुद्रा लोन का आपने बड़ा प्यार से मजाक उड़ा दिया। अब जरा इस आंकड़े को भी देख लीजिए। जवाहरलाल ठाकुर ने लोकसभा में रखा, 10 लाख करोड़ मुद्रा लोन बांटे गए, 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। अब उस 10 लाख करोड़ में एनपीए, जिसको बैंक मुद्रा लोन कहते हैं, सिर्फ 2.93% है। लोकसभा फ्लोर ऑफ द हाउस में रखा जवाहरलाल ठाकुर ने। इसका मतलब क्या हुआ? 97% लोग उस मुद्रा लोन को चुका रहे हैं, मतलब कि उनकी इनकम हो रही है। इसको आप पॉजिटिव लाइन ऑफ होप नहीं मानेंगे। पूरे विश्व की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है कोरोना महामारी के दौर से। अभी संदीप वर्मा खुद कहते हैं कि 12 करोड़ की नौकरी गई,
अनलॉक होने के बाद 9 करोड़ की नौकरी आ गई। वो कितनी नौकरी आई? वो पुरानी नौकरी, वही नौकरी मिल गई, वही तनख्वाह मिल गई। अजय आलोक बताइए, जमीन से जुड़े हैं ना आप तो। पूरे विश्व को कंपेयर कर लीजिए संदीप जी। पूरे विश्व की बात नहीं है, कोरोना काल से पहले 6.1 थी बेरोजगारी दर, पर यह मुद्दा नहीं बनता, आंकड़े जारी नहीं किए जाते। पर्दादारी किस बात की है? बीच में आप बोले संदीप जी, शो आपका है, बीच में आप बोलेंगे तो मेरी बात दर्शक नहीं सुन पाएंगे। नहीं, आपको बुलाया इसलिए आप अपनी बात कहिए। तो अलग बात है, नहीं तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए। 9 करोड़ नौकरी मिली ना, पूरे विश्व में क्या मिल गई? जितने लोगों की नौकरी गई थी उनको मिल गई। अमेरिका जैसा कंट्री आज के डेट में 15 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। हिंदुस्तान में इसकी नौबत नहीं आई और हमारी इकोनॉमी पिकअप कर रही। बिहार में, एक मिनट, बिहार की भी बात बताता हूँ। बिहार में अभी पूरक बजट हमने डाला है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस साल भी हमारा ग्रोथ रेट डबल डिजिट पे रहने वाला है। ये कैसे हुआ? अगर हमारी ग्रामीण इकोनॉमी नहीं जिंदा रहती तो क्या आज हम भारत को सस्टेन कर सकते थे? आज भी जितने अर्थशास्त्री हैं सबको यही कहते हैं कि बैक टू बेसिक्स वही है। हमारी प्राइमरी इकोनॉमी की रीढ़ हमारी ग्रामीण इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है। आज उसी ने हमें बचाया है। आप कहते हैं कि फूड स्टॉक, अगर हमारे पास फूड स्टॉक नहीं होते आज के डेट में, फूड स्टॉक पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरोजगारी की बात कर। मतलब आप ये कह रहे हैं बिहार में, पटना में जो पढ़े लिखे युवक हैं, MA BA करके घूम रहे हैं, सबको नौकरियां मिल रही है ना? अच्छा आप ये बताइए, सारे लोग, आप ना से मास कॉम किया होगा या जिससे सोशल मीडिया का कोर्स किया होगा और आज आप एंकर, सारे मास कम्युनिकेशन करने वाले क्या एंकर बन जाते हैं या न्यूज़ रिपोर्टर बन जाते हैं? एंकर बन जाते हैं। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ। स्टेटमेंट मत दीजिए ना। नहीं, आप घुमा क्यों रहे हैं बात को? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं ना? सारे डॉक्टर अशोक सेठ बन जाए, एक मिनट, सारे डॉक्टर अशोक सेठ बन जाएंगे? नहीं ना बनेंगे। कोई पैरेलल नहीं चलता है। एक बेस मिनिमम आप पकड़ के देखिए, तो बेस मिनिमम के हिसाब से आज के डेट में कोरोना काल महामारी के टाइम में मैं कहूंगा पॉजिटिव रे ऑफ होप है। इसमें भी नेगेटिव बेंट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। हमारा MSME अच्छा, नेगेटिव बेंट ऑफ माइंड करेगा। सवाल पूछना नकारात्मक होना हो गया, देशद्रोही होना भी हो गया। GST पर मुझे एक मिनट, GST रोजगार के आंकड़े बताए क्यों नहीं जाते? क्या लोग युवा मुतमईन हैं, सबको नौकरियां मिल रही हैं, या पर्दादारी की जा रही है? संदीप जी, आपके इस मंच पर राजीव त्यागी जी के साथ हमने बहस की है, तो उनको श्रद्धांजलि देकर के मैं अपनी बात शुरू करता हूं और इस बात के साथ भी शुरू करता हूं कि इस मंच पर कोई किसी को एंटी नेशनल कहे और अपना सीना चौड़ा करके आगे चला जाए, ये इस तरह की बहस को जगह नहीं मिलनी चाहिए इस देश में। जहां तक नौकरियों की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुद्रा लोन कितनी अच्छी चीज है। मैं आपको बताता हूं, 2018 में मुद्रा लोन ने जो अपने आंकड़े जारी किए उसमें 5.38% NPA था। SBI ने अभी इसी साल 2020 में जो आंकड़े जारी किए उसमें 15% NPA है। PNB ने जो आंकड़े जारी किए उसमें 23% NPA है। यानी 4 में से 1 लोग जिसको भी मुद्रा लोन मिला है वो ऑलरेडी NPA खाते में है और आप कह रहे हैं कि हम इसे जॉब खाते में जोड़े हैं। RBI ने सरकार को चेताया है कि मुद्रा लोन जो है NPA के रेट तक जा रहा है। ये बातें सरकार नहीं बताती। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि उसकी किसी भी असफलता की चर्चा हो। लेकिन अगर सरकार चर्चा नहीं करेगी तो क्या चर्चा नहीं होगी? गांव कलेक्शन ने जारी किया कि देश के 23% मजदूर वापस चले गए। देश में जो मजदूर हैं वो उसमें से मात्र 5% लोग, जो खासकर बिहार में भी हैं, मात्र 5% लोग हैं जो बैंक से कोई लोन ले चुके हैं, या तो साथियों से लोन ले रहे हैं या फिर साहूकारों से लोन ले रहे हैं। और एक बड़ा तबका है जो घर का 71% गांव कनेक्शन की रिपोर्ट है, जो भी घर खर्च चलाने के लिए लोन ले रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। आलम क्या है? आप ऑर्गेनाइज सेक्टर देखिए, इसी महीने इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट जारी की कि लगभग 90 लाख लोग हैं ऐसे जिन्होंने, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के, जो अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं अपना घर खर्च चलाने के लिए। नहीं, पर यहाँ पर GST देखिए, एक सेकंड के लिए मैं रोकूंगा। ये सिर्फ कोरोना काल के चलते नौकरियां जाने की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेरोजगारी मुद्दा है क्या? कोरोना काल से पहले भी रिकॉर्ड स्तर पर हमारी बेरोजगारी थी। रोजगार कितने सृजित किए गए ये बताया ही नहीं जा रहा। लोगों को नौकरी मिलती है क्या? माली की नौकरी निकलती है राजस्थान में, 17,000 एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, उसमें BA MA MCOM लड़के होते हैं। अभी मनरेगा की बड़ी ताल ठोकी जा रही है। केरल से रिपोर्ट आती है ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी मनरेगा में नौकरी मांग रहा है, वहां पर इंजीनियर्स नौकरी मांग रहे हैं। अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, उनके पास नौकरी नहीं तो भाई गड्ढा खोद के ही
तनख्वाह मिल जाए, दिहाड़ी मिल जाए, उसके लिए मजबूर हैं लोग, लेकिन सब खामोश हैं। संदीप जी, ये सरकार बताए कि इसने रोजगार सृजन का कौन सा सफल प्रयास किया है। रेलवे को का निजीकरण कर रहे हैं, क्या उससे रोजगार सृजन होंगे? ये घूम फिर के मनरेगा इकलौता इनका प्रयास है इस समय, जो कोविड के समय में है। पोस्ट मैगजीन ने जनवरी, कोविड से पहले जनवरी 2020 में ये खबर छापी थी दुनिया भर के लिए कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था 42 सालों में सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। इनके एक इकोनॉमिक सलाहकार कहते हैं ग्रोथ रेट 1% रहेगा, दूसरे कहते हैं कि नेगेटिव रहेगा। ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। तो इस सरकार के लिए बेरोजगारी प्रायोरिटी नहीं है। सच ये है जो आपने बताया, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी गई है और 10 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरी अभी रिस्क पर है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो जहां स्कूलों को फीस नहीं मिल रही। और नहीं, सरकार कह रही है ना आत्मनिर्भर बन जाओ, अपना ख्याल खुद रखो। क्या सरकार की ये नीति है? इस सवाल पर भी मैं आगे आने वाला हूं, लेकिन एक मिनट जीएसटी, 2 युवा और रोजगार की जब हम बात करते हैं, युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वही देश का भविष्य है। कवित हैं मेरे साथ, अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ लखनऊ से भी मेरे साथ एक शख्स प्रफुल्ल जुड़े हैं। तो कवित, सबसे पहले प्रफुल्ल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है? आप अभी नौकरी में हैं या नौकरी तलाश रहे हैं या नौकरी थी और चली गई? नहीं, ये पढ़ाई लिखाई एमए किया हुआ है और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। तो अभी परेशानी क्या है आपकी? प्रफुल्ल, आपकी परेशानी क्या है? रोजगार की ही है, सबसे बड़ी नौकरी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में है, और ऐसी नौकरी नहीं है जिससे अपने सब खर्चे पूरे हो सके, उस हिसाब से नहीं है। बाकी हाँ, मुद्दा तो है बेरोजगार का। परेशानी सबसे ज्यादा यही है कि पिछले दिनों से इतनी पढ़ाई करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब है या अच्छी जॉब है, उस तरीके से जिस हिसाब से रोजगार होना चाहिए उस हिसाब से रोजगार नहीं है। यही तो असल समस्या है। देखिए, प्रफुल्ल की बात सुनी गोपाल बाबू आपने, पढ़े लिखे हैं, कहने को नौकरी, ये मतलब सरकारी आंकड़ों में, सीएमआई के आंकड़ों में भी प्रफुल्ल नौकरी पेशा हैं। कह रहे हैं ये नौकरी करने के लिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई की थी, ये तो घर चलाना है, मजबूरी में जो मिलेगा काम करूंगा। देखिए संदीप जी, सबसे पहली बात कि आप कह रहे हो 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, ये डेटा कहाँ से आया? ये सब बातें आपका कोई बता नहीं रहे हो। फिर जब हमारे सीएमआई का आंकड़ा, क्या नहीं बता रहा हूं मैं, क्या नहीं, मैं कोट करके बोलता हूं आंकड़े, और मैंने बोला कि 9 करोड़ उनमें से वापस आई, ये भी सीएमआई का आंकड़ा है। तो ये जो आप कह रहे हो कोविड से केवल रिलेटेड नहीं है, तो फिर से तो कोविड का डेटा है ना, वो वैसे कहाँ पे? उससे पहले का आप बता दीजिए ना आंकड़ा, सरकार ने जारी किया क्या? 6.1% 6 महीने बाद जारी किया आपने, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। सुन लीजिए, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई मनरेगा, कोई बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं है। आपको देश के, आप समझदार एंकर हैं, आप इस बात को मान लीजिए कि कोई नौकरियां बांट सरकार नहीं दे सकती इस तरह से। सरकार स्वरोजगार की तरफ फोकस करिए। उन डेटा को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, एमएसएमई के जो लोन जब आप देते हैं, तो सरकार क्या मनरेगा की तरह पैसा बांट के ये नौकरी इस तरह मिलती है क्या? लोगों को लोन देंगे, उनको मतलब सरकार नौकरी नहीं दे सकती ना, आप ये कह रहे हैं? सरकार का काम नौकरी देना नहीं है। स्वरोजगार को आप नौकरी नहीं मानोगे तो आपकी गलती है। आपके सब लोग स्वरोजगार करने लगे, सब लोग कोई कारोबार, कारखाना, रेड़ी, खोमचा वो खोल कर बैठ जाएं। आप ये कह रहे हैं सरकार की ये नीति है? हाँ, सरकार की यह नीति है कि लोग स्वरोजगार में, एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़े, ताकि खुद भी अपना काम करें और अपने साथ लोगों को। ये तो बहुत बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय। सरकार का काम नहीं है नौकरी देना, सरकार स्वरोजगार देगी। आप मतलब धंधा करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, सरकार का काम नहीं है नौकरी देना।
गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये कह रहे तो हैं। इनके साथ संदीप जी, इन्होंने देश को बावला बना रहे हैं, ये खुद पकड़े गए हैं, परिभाषा बदल बदल के बेवला बना रहे हैं। ये बता दें कि इन्होंने किस सेक्टर में नौकरी दी अगर इसकी एमआई को दी? नहीं, वो कह रहे हैं स्वरोजगार दिया ना, सर्विस में दिए, 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। सरकार का देने का काम नहीं है तो सरकार में क्यों? फिर सरकार का क्या काम है? फिर रेलवे बेचना, बीएसएनएल को डुबा देना है, एयर इंडिया को बेच देना, पब्लिक सेक्टर यूनिट को। तुम सपूत हो या क्या कपूत हो? ये सरकार सपूत है या कपूत है देश की जनता की? इसलिए बुजुर्ग लोग कह गए थे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो जो संचय। आप कपूत बने हो, देश के एसेट्स को बेच रहे हो, नौकरी दोगे नहीं तो देश की जनता। अजय आलोक इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब कह रहे हैं सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, हम स्वरोजगार दे सकते हैं। संदीप जी, 5-10 साल पहले, 7-8 साल पहले ही ले लीजिए, मुझे याद है कि बैंक लोन अगर लेना होता था और 10-20 लाख का बैंक लोन लेना होता था, 10 ही लाख कर लीजिए, तो कितने फोन आपके पास आते थे रोज पैरवी करने के लिए कि जरा मैनेजर साहब को बोल दीजिए मेरा लोन सैंक्शन हो जाए। क्योंकि हम लोग राजनीति में हैं, पब्लिक फेस में हैं, मेरे पास तो रोज आते थे कम से कम 20 लोग कि बैंक मैनेजर को बोल दीजिए जरा मेरा लोन सैंक्शन कर दीजिए। कोलैटरल मांग रहा है बैंक बहुत ज्यादा, 10 लाख के लोन पे 10 लाख का कोलैटरल चाहिए। सवाल को घुमा गए, सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, स्वरोजगार के अवसर देगी सरकार। और आज 1 मिनट, सरकार ने क्या किया? सरकार ने लोन के लिए कोलैटरल खत्म कर दिया, मुद्रा लोन विदाउट एनी गारंटी दी जा रही है। अगर किसी को लोन मिलता है, कोई अपना व्यवसाय खड़ा कर देता है, मन मुताबिक नौकरी उसको नहीं मिलती है, कोई अपना व्यवसाय खड़ा करके 3 आदमी को उसमें जोड़ लेता है, उसमें आपकी क्या परेशानी है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो लोन लेने के लिए, मुद्रा लोन लेने के लिए मुझे पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है? अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए डिग्री की तो जरूरत नहीं, बीए एमए की जरूरत क्या है? डॉक्टरी इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्या है? सरकार का काम नहीं नौकरी दिलवाना। बेरोजगार होता ही नहीं है, डॉक्टर तो बेरोजगार होता ही नहीं है। एक एमबीबीएस डॉक्टर भी बाहर निकल के 1 लाख रुपया महीना आराम से कमाता है। 80,000 की स्टाइपेंड तो सरकार देती है, सारे के सारे एमबीबीएस एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं। डॉक्टर तो बेरोजगार होता ही नहीं है, वो छोड़ दीजिए, वो प्रोफेशनल्स के लिए। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, बीए एमए की बात कर रहा हूँ। सच्चाई है कि बीए एमए पास करने वाले हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी में आ जाऊँ। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। प्रैक्टिकल बात, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं क्लैरिटी चाह रहा था। अमित पसोले मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमें थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत आ गई थी, लेकिन यहां पर देखिए बेरोजगारी कितनी विकराल समस्या है और सरकार आंकड़े जारी क्यों नहीं करती है? थोड़ा आसान भाषा में, आपने बहुत रिसर्च की है, दर्शकों को एक बार समझाइए। जी, तो एक बात पहले मैं कह दूं कि सरकार का जो बेरोजगारी का सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसकी आपने जिक्र किया कि जो 6 महीने बाद रिलीज हुआ था वगैरह, तो वो अब नियमित रूप से सरकार कर रही है। तो जो उसके बाद वाला राउंड जो है 18-19 वाला भी आया है। तो ये बात मैं कह देना चाहता वो आपके उसमें क्या आंकड़े दिए अमित? तो आंकड़े तो लगभग बहुत ज्यादा बदले नहीं। देखिए, 1 साल में तो बहुत ज्यादा बदलते नहीं, बेरोजगारी की समस्या बहुत सालों से है, तो आंकड़े तो वही हैं। और एक बात ये भी कह दूं कि बेरोजगारी जब 6.1 या 7.2 जो भी कहते हैं, उसमें अगर आप शिक्षित लोगों का दर देखें तो वो दर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो वही तो समझना चाहता हूं मैं आपसे। जी, तो औसत दर जब आप कह रहे थे 6% था, तो शिक्षित लोगों का 15% था उस समय। मतलब पढ़े लिखे 100 लोगों में से 15 को नौकरी नहीं मिल रही थी। अब एक और चीज समझाइए, जो ये आंकड़ा, मैं इसीलिए आपको बुलाया है अमित। देखिए, दिल्ली में 20.3% है CMIE के आंकड़े के मुताबिक बेरोजगारी दर। हरियाणा में 24.5%, यानी कि 4 में से 1 युवक बेरोजगार है। अब बिहार, जहां से अजय आलोक ताल्लुक रखते हैं, वो 12.2% है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5.5%। ये कैसे पॉसिबल है? ये मेरे गले नहीं उतरता है। उत्तर प्रदेश में 5.5% है बेरोजगारी दर, और दिल्ली में 20, हरियाणा में जो ज्यादा एडवांस है वहां पर 24.5%। ये कैसे हो रहा है? जी, ये बिल्कुल अपेक्षित है। इसमें 2 वजहें हैं और जो जुड़ी हुई हैं। एक तो जहां जो राज्य थोड़े मतलब इकोनॉमिकली ज्यादा अच्छे हैं, जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पे लोग बेरोजगार रह सकते हैं। देखिए, बेरोजगार रहना हर के बस की बात नहीं होती है।
आप समझ लीजिए, आप 22-23 साल के हैं, 3-4 साल अगर आपको रुकना है कि अच्छी नौकरी मिलती है कि नहीं, तो हर की बस की बात नहीं है। जो गरीब राज्य है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहां लोग बेरोजगार नहीं रह सकते, उनको कुछ ना कुछ करना ही है। तो मतलब अब मैं एक मिनट रोक रहा हूं। मतलब जैसे फर्ज कीजिए गांव में है कोई व्यक्ति, पढ़ लिख गया, नौकरी नहीं मिल रही, 3-4 बीघे जमीन है, 4 लोग पहले ही खेत में काम कर रहे हैं, 5वां भी करने लगा, तो ये दरअसल डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं, जो कहने को रोजगार कर रहे हैं वो दरअसल बेरोजगार ही है, पर उनका आंकड़ा चढ़ गया कि इनके पास नौकरी है। ये हो रहा है, आप ये कह रहे हैं अमित जी? तो बेरोजगार, अगर आप खुली बेरोजगारी देखें, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है आय का स्रोत और मैं कुछ करना चाहता हूं, ये प्रॉब्लम युवाओं की है। 30 के साल की उम्र के बाद ज्यादा लोग नहीं रहते बेरोजगार, और शिक्षित, उच्च शिक्षित लोगों की है। तो इसके या तो 30 आपने पार कर लिया या आपने शिक्षा नहीं ली है, तो आप कुछ ना कुछ करते हैं, है ना? तो आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जैसे आप हो सकता है कुछ साल पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, यानी आप वैसे तो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन कुछ है नहीं करने के लिए, इसलिए कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी की दुकान पे बैठ गए, या आपने जैसे कहा किसी अगर घर में खेती है तो कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया। ये तो कायदे से रोजगार नहीं हुआ, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुई। और जो ये 12 करोड़ का आंकड़ा था, इस पर गोपाल बाबू भी चर्चा कर रहे थे, और मैं क्लियर बताता हूं, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। CMIE का आंकड़ा था अप्रैल में, जब 27.1% बेरोजगारी दर हुई। 9 करोड़ को वापस नौकरी भी मिल गई। कोई डेटा है, कोई स्टडीज है आपकी? जब मैं ये कहता हूं, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट पर, मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, पर जो मुझे सेंस मिली वो ये कि लोगों को नौकरियां तो वापस मिल गई, पर कोई 30,000 का काम कर रहा था तो 8-10 हजार की नौकरी कर रहा है, या जो भी दिहाड़ी मिल गई कि काम करना है, वो पहले से कंपेरेबल नहीं है। क्या ऐसी भी आपने स्टडी की है अमित बसोले? अमित का कनेक्शन कट गया है, लेकिन GST देखिए, यहां पर ये बहुत अहम बात आ रही है। जहां पर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई नौकरी ढूंढनी है, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, वहां बेरोजगारी दर ज्यादा होगी। लेकिन जहां असल बेरोजगारी है, जहां पर लोग कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा मजबूरी में, वहां के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। ये एक और बड़ी समस्या है GST। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो जिस रिपोर्ट की अमित बात कर रहे थे, उस रिपोर्ट में जो उसकी पिछली रिपोर्ट थी वो कहती थी 6.1% बेरोजगारी दर है, उसको 45 साल में हाईएस्ट कहा गया, वो 2017-18 की थी। अब जो रिपोर्ट आई है वो कहती है 5.8% जो 2018-19 की है, और जो 19-20 का है और अभी समय की हालत है वो हम देख रहे हैं। हाँ, वो आई नहीं है, सरकार पब्लिश नहीं कर रही है, लेकिन अलग अलग गांव कनेक्शन से लेकर के CMI पब्लिश करता है। दूसरी बात, जो स्वरोजगार की बात कही जाती है, इसका मतलब सरकार कह रही है आज अमूमन अगर आपका बच्चा 11वीं 12वीं पढ़ रहा है तो कम से कम साल में आपका अपने बच्चे के ऊपर 50,000 से 1 लाख रुपए खर्चा होता है, उसके स्कूल की फीस से लेकर के ट्यूशन तक। एक निम्न मध्यम वर्ग का भी इतना खर्च होता है, मध्यम वर्ग का भी इतना खर्च होता है। उसको आप कह रहे हैं कि जब आपका बच्चा अंडर ग्रेजुएट कर लेगा तो सरकार के उसके लिए इतना कर सकती है कि उस बच्चे को जिसको पढ़ाने में आपने साल का 1 लाख खर्च किया है, उसके लिए 50,000 का लोन दे सकती है, और उसको कहती है कि आप स्वरोजगार कीजिए। उस लोन में से 25% लोन NPA होते हैं जो PNB के केस में है। उस लोन में से सरकार नहीं बताती कौन से स्वरोजगार है। अगर जब उन्होंने नोटबंदी की है तो क्या स्वरोजगार वाले जो लोग थे, जो इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है, क्या वो धराशायी नहीं हुए? सरकार ने उनके लिए क्या किया? ये सरकार झूठ बोल रही है। टीवी पे बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जो आपके दर्शक हैं अपने आसपास देखें तो सच यही है कि आपके घर के आसपास कोई पढ़ा लिखा परिवार है, उसके बच्चों के पास रोजगार नहीं है, और अगर कोई परिवार अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाया तो उसके पास भी रोजगार नहीं है, और उसकी समस्या की जिम्मेदारी न कोई मुख्यमंत्री लेने को तैयार है, न कोई मंत्री लेने को तैयार, न कोई प्रधानमंत्री लेने को तैयार है। मैं नहीं मानता कि कल प्रधानमंत्री जो भी बोलेंगे उसका असर उस परिवार पे पड़ने वाला है। उस परिवार को कह दिया गया है आत्मनिर्भर रहो, तो उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहिए कि आप हमारे वोट के लिए निश्चिंत रहिए, आप आत्मनिर्भर रहिए, बिना हमारे वोट के सरकार बना के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप वोटर को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। कि मैनिफेस्टो क्यों लाते हैं? अगर आप चाहते हैं कि सारा संघर्ष जनता करे, आप नोटबंदी करें, आप GST करें, आप 20 लाख करोड़ का जुमला करें, आप मजदूरों को ट्रेन रुकवा करके पैदल चलने पे मजबूर कर दें, आप बाढ़ को मुख्य मुद्दा न माने और फिर कहें कि आत्मनिर्भर रहो। आपने 5 किलो अनाज दे दिया, कहा कि आत्मनिर्भर रहो।
इस तरह का जुमला ये देश झेल रहा है। नहीं, रोजगार चाहिए, स्वरोजगार भी होना चाहिए, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर सरकार कहे कि सिर्फ स्वरोजगार देंगे, हम लोन ले लो भैया और कोई धंधा शुरू कर लो, तो ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती है गोपाल बाबू। मेरा सवाल ये है, बेरोजगार कब बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा? बेरोजगार की कोई बात करेगा? नहीं हो रही है ना बात, ये तो बात मानेंगे आप। नहीं, आपको मैं सबसे पहली बात बता दूं कि जब आप ये जो एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट की बात लेके एम्प्लॉयमेंट की बातों को अनएम्प्लॉयमेंट की दर मान लेते हैं, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही शुरू कर देते हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं उससे अच्छी नौकरी चाहता हूँ, तब भी मैं उसको ये कहूँगा कि मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ। आप कोई घर का काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इस तरह का, तो इसके कारण भी एक समस्या है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट आपने कहा देश में बहुत है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी वो अनएम्प्लॉयमेंट में मानते हैं फिर सर्वे में। दूसरा ये है कि मनरेगा जैसे स्कीम्स के तहत अगर रोजगार भत्ता मिल रहा है, उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही लेते हैं। तो ये सब चीजों को आप इग्नोर करके उस सर्वे को एक फुल प्रूफ मान लेंगे, तो यह एक कंफ्यूजन है। लेकिन सरकार ने उसको भी इम्प्रूव करके नहीं गोपाल बाबू, देखिए अर्थव्यवस्था को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब सरकार ने, अब मैं कोरोना काल पे आता हूं, मैं पूरी व्यापक चर्चा कर रहा था, एक मिनट सुनिए ना। कोरोना काल में नौकरियां जा रही हैं ना, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तनख्वाहें भी कट रही हैं। सरकार ने एक फरमान जारी किया, फरमान क्या मतलब, एक हिदायत दी कंपनियों को कि भैया लोगों को नौकरी से मत निकालो। लोग निकाले जा रहे हैं ना, परेशानी है ना। तो सरकार का कोई इंटरवेंशन, सरकार की तरफ से कोई दखल की युवा देश का भविष्य उम्मीद करता है ना, करेगा ना, गलत तो नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए आपके सामने बताना चाहता हूं कि यह जो आत्मनिर्भर भारत का ये मजाक उड़ा रहे थे, वो व्यक्ति के ऊपर नहीं है। आत्मनिर्भर भारत मतलब पूरे देश को सेल्फ रिजिलिएंट इकोनॉमिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ बात है। हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी बात की है, हमने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात की है, हमने जो रिटेल ट्रेड के डेवलपमेंट की बात की है। नहीं तो एमएसएमई में क्यों हम रेडी वाले, पटरी वाले और टैक्सी चलाने वाले और इन सब को क्यों हम उसके एमएसएमई के अंतर्गत लाने की बात कर रहे हैं, ताकि उनके कैपिटल की जो कमी हो गई है उसको भी सरकार प्रोवाइड करे। और मनरेगा को कोई आप सॉल्यूशन मानते हो क्या अनएम्प्लॉयमेंट का? बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं मानता। अच्छा है, आप बिल्कुल साफ खुलकर कह रहे हैं, पर ऐसा हो जाता है ना कि देखिए मनरेगा में 40,000 करोड़ और दे दिए, लोगों को रोजगार मिलता है। अच्छी बात है, आप ये बात कह रहे हैं। एक मिनट, अमित बसोले स्क्रीन पर, एक मिनट अमित बसोले, पर अभी बीच में आपका कनेक्शन कट गया था। नौकरी देना, रोजगार सृजित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल यहां पर यह कह रहे हैं कि देखिए हम स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं ना, मुद्रा लोन दे रहे हैं, नौकरी कहां से दे, यह सरकार का काम नहीं है। जी, तो इसमें मैं दो बातें कहूंगा। एक तो कोरोना काल का समय बिल्कुल अलग समय है। इस समय जो सरकार की जिम्मेदारी है वो जाहिर है आमतौर से नहीं भी होगी। तो जैसे मनरेगा की बात हो गई, या अब जो शहरी रोजगार गारंटी की भी बात चल रही है, आपने देखा होगा अखबारों में कि ऐसा ही कोई प्रोग्राम लाया जाए शहरों में। तो ये सारी चीजें अभी जरूरी हैं, क्योंकि ये बहुत आपातकाल का समय है। और न सिर्फ ये, कैश ट्रांसफर भी जरूरी है। बहुत सारी चीजें अभी करनी जरूरी है जो सरकार को बिल्कुल करनी चाहिए। अब जो लॉन्ग टर्म की बात, आपने जो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि कोरोना काल खत्म होने वाला है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो जो पहले की स्थिति थी वही होगी अगर हम लोग ने सही नीतियां नहीं अपनाई। तो इसमें दो बातें हैं, सरकार की सीधी भूमिका क्या है और इनडायरेक्ट भूमिका क्या है। तो सीधी भूमिका भी, आपने जो बात शुरू की थी संदीप जी, कि आजादी का मतलब क्या है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेवाएं उपलब्ध होना, अच्छा जीवन होना, इस सब के लिए सार्वजनिक सेवाएं होनी चाहिए जरूरी, अच्छे स्तर की। और ये सब के लिए तो रोजगार चाहिए। ये तो कोई काम करेगा ना, शिक्षा में कोई काम करेगा, हम लोग का वो उसमें इन्वेस्टमेंट काफी नहीं है। स्वास्थ्य में लोग कुछ काम करके ये सेवाएं देंगे। या फिर म्यूनिसिपैलिटी की हालत देख लीजिए आप, शहरों में नाव, ये तालाब और नदियों की हालत देखिए। ये सारी जो अच्छे जीवन स्तर के लिए जो चाहिए, उसमें भी तो रोजगार चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? सरकार ये थोड़ा कह सकती है हम नौकरी नहीं दे सकते। तो इन सब चीजों में बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, और इससे रोजगार सृजन भी होगा। हम लोग ने इस पे लिखा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि भारत जैसे देश में
पूरे रोजगार तो सरकार नहीं दे सकती, लेकिन मैं नहीं, मैं पूरे रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं, पर सरकार की प्राथमिकता तो होनी चाहिए ना। मेरे साथ एक और शख्स कवित जुड़ गए हैं अहमदाबाद से, ये भी परेशान है। कवित, आप क्यों परेशान हैं? सर ये कोरोना लॉकडाउन से पहले सर एम्प्लॉयमेंट जो मैं जहाँ जॉब करता था, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में था सर। उसके बाद जैसे ही कोरोना आया, उसके ये 4 महीने के बाद सर अभी इतना रिसेशन है कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी कंज्यूमर अभी कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है सर। तो उसके कारण बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हम कहीं अप्लाई करते हैं तो सर हमको जॉब्स भी नहीं मिलती है, और अगर देते भी है तो सर जो हमारा पे ग्रेड होता है उससे बहुत कम सैलरी पे हमें अपॉइंट करने की कोशिश की जाती है सर। और जब तो भी सरकार से उम्मीद क्या करते हैं? ये जो नए जो भी है, आपकी सरकार से क्या उम्मीद सर? है? जिस दिन लॉकडाउन के दरमियान जब हमें बोला गया था कि आत्मनिर्भर बनिए या मेक इन इंडिया को सपोर्ट कीजिए, तो उस टाइम पे सर हर किसी की फैमिली में सर कैपिटल नहीं होता है सर। अगर मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ तो सर मेरे जैसे बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं सर। अगर उनके पास कैपिटल ही नहीं होगा और अगर सब बिजनेसमैन बनेंगे, सब एंटरप्रेन्योर बनेंगे सर, तो कंज्यूम कौन करेगा सर? अगर इतनी सी जो ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसके रिगार्डिंग सर सरकार को स्टेप्स उठाने चाहिए, जहाँ पे सर रिट्रेंचमेंट होना चाहिए पूरा, जो लॉकडाउन से पहले उनके एम्प्लॉयज थे उनके रिलेटेड। ये रिट्रेंचमेंट अजय आलोक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अजय आलोक गलत कह रहे हैं कवित? नहीं, कवित बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये कवित की प्रॉब्लम नहीं है, ये कमोबेश हर सेक्टर की प्रॉब्लम है, क्योंकि कंजम्पशन अफेक्टेड है। आप एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का जो लोन सरकार ने सैंक्शन किया था, अभी तक उसका 30% भी रिम्बर्स नहीं हो पाया। रीजन बीइंग कि कोई एस्टैब्लिश बिजनेस अभी लोन लेना नहीं चाहता है, क्योंकि बिजनेस है ही नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, क्लासिकल अपनी बात करता हूँ। मेरा एक हॉस्पिटल चलता है, सरकार से मैं भी लोन ले सकता हूँ, 2 करोड़ तक का लोन ले सकता हूँ। मैं लोन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स की इन्फ्लो नहीं है, तो मैं लोन लेके क्या करूंगा? और इंटरेस्ट तो सरकार को। वी आर ऑल वेटिंग, सब इंतजार कर रहे हैं कि ये कोरोना काल खत्म हो, वापस उस जगह पे आए। तो इसीलिए तो मेरा पहला सवाल जो था, ब्रेक लेना है। आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री बेरोजगारी की बात करेंगे कल, या करनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे। देखिए, एक जिम्मेदार सरकार का काम होता है अवसर पैदा करना। जिम्मेदार सरकार का ये काम नहीं होता है कि लगातार हर जगह फैक्ट्री खोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, यही मुद्दे रहेंगे? बेरोजगार भी कभी मुद्दा बनेगा देश में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना है। उसके लिए प्रधानमंत्री और पूरी सरकार हमारी उस पर काम कर रही है, और जो आप स्वरोजगार वाली बात है उसको आगे बढ़ाए बगैर देश की रोजगार की समस्या समाधान नहीं। तो मतलब आप मान रहे हैं रोजगार बड़ा मुद्दा बनना चाहिए? दिनेश वार्ष्णेय, मुद्दे बहुत हैं इस देश में, पर रोजगार मुद्दा क्यों नहीं बनता या बनेगा? रोजगार मुद्दा रहना चाहिए, और रोजगार तभी बनेगा संदीप जी जब ये सरकार आर्थिक आतंकवाद को छोड़ के सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य पे पैसा लगाएगी, ढांचागत सुविधाओं पे पैसा लगाएगी, कृषि की ढांचागत सुविधाओं को आगे बढ़ाएगी, तभी ये होगा। अदरवाइज ये सरकार अगर निजीकरण के खेल से करती है तो वो तो एनपीए पहले ही लेके बैठे हुए। ठीक है, जीएसटी। अगर आप युवा हैं, छात्र हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं या फिर किसान है, ये सरकार ने आपके ऊपर आत्मनिर्भर टैग लगा करके आपको बेसहारा छोड़ दिया है, क्योंकि इसे नहीं पता कि आपका रोजगार कहां से आएगा या आपकी मदद कैसे की जाए, और ये करना चाहती है। इसीलिए आपको सोचना है कि आप अपने मुद्दे को सरकार के सामने कैसे लेके जाए। सरकार नहीं सुनने वाली है, और आत्मनिर्भर होना अच्छा लगता है और हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, पर आत्मनिर्भरता का मतलब क्या ये हो जाएगा कि अपना गड्ढा खुद खोदो और पानी खुद निकालो? सरकार का इससे लेना देना कुछ नहीं है। बाकी सारे काम करेगी सरकार, रोजगार के बारे में बात नहीं करेगी। ये बात आपके गले उतरती है क्या? इसके बारे में भी सोचिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो
कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।